कोई इनको रुकावट पैदा की जाती है, कभी डंपर लगा दिए जाते हैं। बेबसी, लाचारी, उदासी, नाउम्मीदी, चेहरे पे निराशा, मगर कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा एक उम्मीद, एक विश्वास, एक अपनापन, एक प्यार, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि हम रिश्तों में उनको जानते हैं जो हमारे साथ जन्म लेते हैं, हमारे जहां रहते हैं घर का हिस्सा होते हैं, या फिर जिनसे हम बाद में जुड़ते हैं। लेकिन मैंने जो राजस्थान में देखा वो एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 4-4 घंटे 6 घंटे हमारी बहनें धूप में खड़ी है, हमारी माए सड़क से इंतजार कर रही, हमारी बच्चियां भूखी प्यासे इंतजार कर रही, और मेरे आने के बाद जो उत्साह में देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता कि उनको मुझसे क्या उम्मीदें होंगी, बीमारी से क्या उम्मीदें होंगी, आजाद समाज पार्टी से क्या उम्मीदें होंगी, लेकिन मुझे जरूर पता कि कुछ तो है जो 8 घंटे के बाद भी इंतजार करने के लोग जाते नहीं। कुछ तो है कि रात 4 सुबह 1 बजे हजारों की संख्या में लोग चौराहे का इंतजार कर रहे थे। मैंने कल उनसे कहा कि यहां के दूसरी पार्टियों के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाने के लिए कोई कहता है कि ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कोई कहता है गैर जिम्मेदार लोग, लेकिन रात को मैंने 1 बजे उनको खड़े देखा इस उम्मीद के साथ कि मैं वहां आऊंगा तो मैंने मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई और मुझे जवाब मिला कि ना ये गैर जिम्मेदार है जो लोग तमाशा देखने आते हैं, तमाशा देख के चले जाते हैं। अगर ये गैर जिम्मेदार होते तो 8 घंटे देरी होती है, रात को 1 बजे घर में सोते कि भाई ठीक है नहीं आया, आपकी गलती, हम क्या करें। लेकिन 2 जवानों में जो मैंने विश्वास देखा और हमारी माए बहनों ने भी 1 बजे, आप नहीं जान पाओगे मुझे कितनी हिम्मत मिली। और मुझे ही नहीं, भीलवाड़ा में आजाद समाज पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को हिम्मत मिली। जब आप जालोर में लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, जब आप भीलवाड़ा में पूरी सड़कें जाम कर देते हैं, जब आप देशों में, अलवर में, भोजपुर में, करौली में, स्वाय माधोपुर में, डोंगापुर सिटी में अपने संख्या बल से लोगों को रोक देते चलते हुए देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो एहसास होता है ये विचार में कितनी शक्ति। आप घर परिवार चला रहे हैं, आप बेरोजगार नहीं, आप अपने परिवारों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे आपसे कहना, आज मुझे सम्मान का जीवन मिला, मगर ये धरती मेरी मजबूत है, मैं इसको नतमस्तक करता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगी हुई है, इसका उद्घाटन जो है, इसका अनावरण मानव काशीराम साहब ने किया। कि जहां महापुरुषों के पैर पड़ते हैं, जहां महापुरुषों का पसीना पड़ता है, वो धरती सोना हो जाती है, उसमें तब पैदा हो जाता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा नवल लड़के का जो आज उपस्थित है, या जो एक लंबी यात्रा पैदल हमारे साथ कर रहा है। मैं जब हमने यात्रा शुरू की सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में धरती है जहां भगवान बुद्ध ने नेपाल बोर्डर करने व्यक्ति, जब हमने शुरू की
तो इस उम्मीद से की, क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोग इतिहास को जानते हैं और इस इतिहास ये गवाही देता है कि अगर आज जो कुछ अधिकार हमारे पास है, ये अधिकार हमें मांगने से, रोने से, चिल्लाने से, घर में घुस के रहने से या हमारी दुख तकलीफें देख के उठने में नहीं की। इसके लिए और आज जहां हम लोग खड़े हैं, जो हाल हमारे हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने सोना के कुर्बानियां दी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए, जिनमें मानव काशीराम साहब को भी याद करते, जिन्होंने अपना जीवन अपने सुख उठाए और अपने बच्चे तक कुर्बान किए, और वो अपने लिए नहीं जिए, वो हमारे लिए जिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जिए, और एक एक मिनट उन्होंने हमारी तरक्की के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाई। अगर उन्होंने अपना काम न किया होता तो किसी ने हमारे आंसू देख के हमारी जिंदगी के लिए कोई परिवर्तन नहीं चुना होता। और इसका उदाहरण है कि भारत का इतिहास ये बात कहता, और आजकल जब आपस में कोई चर्चा होती है तो 3 दिन मैंने सुना कि बड़े जिम्मेदार लोग ये कहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था बनाई गई, उससे पहले वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ऊंच नीच बनाया गया, भेदभाव बनाया गया, और लगभग 2,000 सालों तक इस देश के बड़े तबके को, जिनको आज के संविधान की वजह से हम लोग एससी के रूप में जानते हैं, उसको तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया। उससे भी आगे बढ़ के शिक्षा जो जीवन में आपको अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, गलत सही, तर्क वितर्क का ज्ञान देती है, उस शिक्षा से वंचित रखा गया, आर्थिक साधनों से वंचित रखा गया, जुल्म हुए, तन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं के पास, सती प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह होते थे, और बहुत सारी कुरीतियां थी। वो सारी कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन हर कुरीति को खत्म करने के लिए एक संघर्ष करना था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इतने जुल्म जाति के बाद भी आप किसी का दिल नहीं मसीला कि आपको अधिकार दिया जाए, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया जाए। ये तो भला हो, मैं उस मां को, उस सेवा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन दिया, और आज हम लोग उनके परिवार हैं। भले हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में गुलामों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिले। जिनके पास 14 अगस्त को जमीन नहीं थी, आजाद होने के बाद 15 अगस्त को उनके पास जमीन नहीं आई। जिनके पास उद्योग नहीं थे, उनके पास उद्योग नहीं आए। जिनके पास दुकानें नहीं थे, उनके पास दुकानें नहीं आई। जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनके पास नौकरी नहीं आई। अगर इस देश में कमजोरों को, शोषितों को, किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को अगर गुलामी का अधिकार मिला तो ये मिला 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ। आज इस संविधान की वजह से आज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनते हैं। आज इस संविधान की वजह से आप पार्षद, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, विधायक और MP बनते हैं। आज इस संविधान की वजह से हम पे वोट का अधिकार है। मैं बहुत गैर जिम्मेदारी से नहीं, पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं।
पढ़ा लिखा वकील होने के नाते आज भी सुरक्षित है राजस्थान में। मैंने देखा अपने आंखों, आज भी भेदभाव। और अगर पिछले 4.5 साल आपको याद दिलाऊं तो मैंने देखा हूं बता रेगर के साथ क्या हुआ, मैंने देखा जिन्होंने उम्मीदवार के साथ क्या हुआ मुझे देखने को, मैंने देखा इन उम्मीदवार के साथ मस्जिद होने से क्या हुआ, मैंने देखा कार्तिक झील को अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के बाद के बाबू के साथ क्या हुआ, मैंने देखा नासिर जुनैद के साथ क्या हुआ, मैंने देखा टीकाराम मीणा जी के साथ क्या हुआ। और जब मैं आया तो जब मैं लोगों से बात करता तो लोग मुझे बताते हमारे माए बहने कि पाली और बहुत सारा से छोटे जाए जहां आज भी सुनने में बड़ा ड्रामा लगेगा, लेकिन क्योंकि जाना मेरे बस से गहराई होते हैं। आज भी ऊंची जाते घर के आगे से हमारी महिलाएं चप्पल पहन के नहीं निकलती, हमारे लोग मोटरसाइकिलों में साइकिलों में नहीं निकल सकते। इस बात को जानने के बाद मुझे लगा कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा अभी आजादी मांग रहा। कैसी आजादी? सामाजिक आजादी। और भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना कहती है कि जाति धर्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं मानता हूं और मेरा अनुभव ये कहता है कि इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार हम लोग। हमारे बहुत ही सीनियर लोग बैठे बाबा साहब ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सहमत किया कि वोट का अधिकार हर वाली व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर वाली व्यक्ति को। कोई कहता था वोट का अधिकार उसको मिले जो धंधा सेठ हो, कोई कहता उसको मिले जो लगान देता, कोई कहता उसको मिले जो जमींदार हो, कोई कहता उसको मिले जो पढ़ा लिखा हो, कोई कहता उसको मिले जो उद्योग व्यापार हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इसलिए धर्म नहीं होगा जब तक ये फैसला करेंगे इतने बड़े देश के इतने बड़े समुदाय के इतने लोगों का जिंदगी का अगर लोकतंत्र लाना है तो हर व्यक्ति को जो सोच समझ सकता, जिसकी आयु 21 साल हो, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और फिर क्योंकि बाबा साहब बैरिस्टर से पढ़े लिखे थे, उन्होंने पंथ की कसौटी में सहमत किया कि भारत के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। सम्मानित लोगों, आज भारत में लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र नहीं था तो राजतंत्र था। राजतंत्र में राज व्यवस्था कैसे बदली जाती थी? जैसे आज आप यहां बैठे, ऐसे ही एक राजा की सेना होती थी, दूसरी तरफ दूसरे राजा की सेना होती थी। महीनों महीनों युद्ध चलते थे, तलवारें भाले तोपे बंदूकें चलती थी, संधियां होती थी, हजारों हजारों लोग मर जाते थे, जमीन रक्त रंजित हो जाती थी, तब राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के मूर्खे में ताकत दे दी, क्योंकि लोकतंत्र है। जिसका वोट होगा, लोकतंत्र का मतलब ये है जिसका वोट होगा उसका राज होगा। जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो इकट्ठा होकर अपना राज ले आएंगे। और आप ये जान लो, अगर आपकी संख्या लाखों में क्यों ना हो और आपका व्यक्ति खबर में नहीं है, आपके पास राजनीतिक कार्ड नहीं है, तो आपके एक तस्वीर में चर्चा नहीं होगी। चाहे भूखे मरो, चाहे आपको इलाज न मिले, अच्छी पढ़ाई न मिले, चाहे आपके जुर्म करके मैं चर्चा हो, क्योंकि आवाज उनकी जिनका नेता होता। आपने नवंबर में क्या मजाक किया? जिनके 500,000 वोट है उनका नेता है, और जिनके लाखों वोट है जिनके लाखों वोट है उनकी गलियों की हालत देखो, उनके घरों की हालत देखो, उनके बच्चों के भूखे पेट देखो। ये राज माने आप ऐसे कहने तरीके से आपने लोकतंत्र की हत्या की। अगर वास्तविकता में आप माने ऐसी लोकसभा की बात पे कहना देने वाले होते, आप 12 साल की बात पे कहना देने वाले होते, तो ऐसा कभी नहीं होता कि जिनके थोड़े से वोट है वो
के विधायक होते और जिनके कॉर्पोरेशन में होते वो गेट के बाहर खड़े होते, सब कभी नहीं होता। जैसा मैंने पहले कहा कि हम गलत है, हम जिम्मेदार हैं, हमने अपने वोट को संगठित नहीं किया। बाबा साहब हमें वर्ग बना के गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, लेकिन वो कभी बने नहीं। हमने हमेशा ये सोचा कि हमें जो रूखा सूखा मिल रहा है वैसा कुछ रहना चाहिए, हमें इसमें कुछ रहना चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं समझे कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार आपको बनाने की जरूरत में झगड़े जाने के लिए नहीं दिया। उन्होंने वोट का अधिकार दिलाने के साथ ये बात कही थी कि आज मैंने रानी का फेस छीन दिया, आज के बाद राजा बड़े वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा, आप मुझे अपने वोट देगा। इस विधानसभा में बहुजन समाज के लोगों को वोट डाला है या जिनका आज विधायक है उनको वोट डाला, आप बताओ। जब आपका वोट डाले तो विधायक किसका होना चाहिए बताओ? ये किसकी गलती है सर? अच्छा आप ये भी सुनो, आपने विधानसभा में चर्चा सुनी कि इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय क्यों हुआ? सुनी आपने कभी? मुझसे रखने के जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, क्या आपने कभी कोई चर्चा सुनी? कार्तिक भीम का परिवार 8 महीने में बैठा, क्या कभी आपने चर्चा सुनी? ओम प्रकाश रहगर ने उसके पिताजी को पीटा गया, वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया, पुलिस ने भगा दिया और ये कह दिया उल्टा अपने खिलाफ मुकदमा लिखा, उसके पिता के खिलाफ, उसके चाचा के खिलाफ। वो गली गली घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। इस उम्मीद के साथ मुझे पत्र लिखा, पत्र में लिखा उसने कि भाई चंद्रशेखर आप आना, आओ मुझे न्याय दिलाना। 3 दिन तक उसकी लाश को लेकर फोन करते रहे, रूपंदर तहसील में हॉस्पिटल में रहते रहे 4 दिन तक। सरकार के लोगों ने वादे किए, पुलिस ने वादे किए, और फिर वही जो सदियों से होता रहा, धोखा, झूठ, फरेब। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें कहने में साफ बातें आप बताएंगे तो इस बात पे जोर देना आप लोग कि हर समाज के पास 5 तरह के बल होते हैं। पहला बल बुद्धि बल, दूसरा बल भाव बल, तीसरा बल जन बल, चौथा बल धन बल और 5वां बल मनोबल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, जब आप वोट देकर दूसरे व्यक्ति को जिता सकते हो तो आप अपना एमएलए क्यों नहीं बना सकते हैं? ये बताओ। सर एमएलए तो बहुत दूर की बात है, हम अपना चेयरमैन व प्रधान नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। हमारे देश के लोगों ने सवाल नहीं किया कि जब से देश आजाद हुआ हमारे नवलगढ़ में हमारा प्रधान हमारे चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ विधायक हम यहाँ चेयरमैन नहीं बना पाए, 5 से बना, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये भी बताओ भाई, बात सही है। वीडियो बनाओ यार मेरे, इसके लिए सर हर आदमी अपने बारे अपनी बात मत कहे, मेरी बात को गौर करें। इसके लिए हमें जिम्मेदार हुए ना ब्लैक पे पहले भाई। हाँ छोड़ दो, बताओ, देखो मेरी बात सुनो। मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपका अंगूठा नहीं पकड़ सकता हूं। आप अच्छा बुरा खुद समझ सकते हो। आज हालात क्या है, जो पढ़े लिखे भाई यहाँ होंगे और जो पुराने अमिचंदी लोग होंगे, अपने दिल पे हाथ रखकर पूछो, क्या 5 साल बाद कोई सरकारी नौकरी एक देश में? और अगर सच कहो, अगर ये वोट की शक्ति आपके पास ना हो
आपकी गली में पैर रखने नहीं आएगा कोई। 4 सालों की ईद की पेंशन हो रही है ना बच्चा के घर का। देखो सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हुए, दवा के निजीकरण चल रहा है, किसान परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और छोड़ो पार्टियों को, यहां बसों में बैठते पेपर लीक होते हैं आपके यहाँ पे, बस की बस बैठ के, और वो गरीबों के बच्चे नहीं है। नेताजी का बेटा क्या तो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, चेयरमैन बनेगा, या फिर अधिकारी कर्मचारी बनेगा। विधायक के सवाल क्या तो नेता बनेंगे या फिर वो अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। और आपके बच्चे वो पढ़ लिख के वो घर में इंतजार करेंगे कि कब कोई भर्ती निकले और हमें तुम्हारे स्कूल को नौकरी आए। मैं बहुत पूरे राजस्थान को कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आप अपनी समस्याओं का एक लिफाफा बना लो और वो लिफाफा आप मुझे दे दो, और मैं आपसे 10-20 साल नहीं मांग रहा हूं। फिर आप काम पे लग जाओ 2 महीने के लिए, जितना समय बाकी है, और फिर आप एक आदमी, जैसे आज मैं आपसे कह रहा हूं, एक आदमी रोज एक आदमी को तैयार करेगी। नहीं देखो, हमें बहुत लोगों को दूसरे को ताकत देते हैं। अब हमें अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि जब हमारी ताकत नहीं होगी, साहब कहते हैं जिनका नेता नहीं होता उनकी कोई बात नहीं होती। वो कहते जिनका बल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। इसलिए आपसे कह रहा हूं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये तो मैं 9 दिन से सुन रहा हूं। देखो एक काम करो बस, और ये बताऊंगा क्यों करना है, ये भी बताऊंगा। आज के बाद एक आदमी रोज एक आदमी को तैयार करे तो हमसे सहमत नहीं था। और जितने दिन बाद वोट की रही थे 40 दिन बाद 42 दिन बाद आप चेक करना, आपकी संख्या यहाँ 50-60 हजार हो जाएगी। और 50-60 हजार जब लोग आप अपनी पार्टी के झंडे को मजबूत करोगे तो आपका विधायक जीतेगा। जब आपका विधायक जीतेगा सारे में जगह वोट देखो, आपका ध्यान बच जाएगा। आज के हालात प्रदेश में ये है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट है। जिनके पास 4-5 एमएलए होंगे उन पे कुर्सी के 2 दावे होंगे। हम जिसको चाहेंगे वो कुर्सी बैठेगा, और हमें बहुत ही लोगों को बिठाते हैं, हम अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं कुर्सी पे, और हमारे लोग पीछे खड़े को तमाशा नहीं देखेंगे। जिसको बीजेपी को रोकना वो हमारे लोगों को ताकत दे, हमारे लोगों के साथ खड़े कि ये देखा हम कहीं और छोड़ो। आप मुझे एक बात कह रहे हो, अगर ये दूसरी पार्टी क्षेत्रीय बिहार सरकार वाले करते कि अगर हमने इनका साथ लिया तो बीजेपी आएगी। आप मुझे बताओ, अगर इतने अच्छे होते तो 12 साल को अपने 4 बच्चे चुप मार कर करने पड़ते, ये तो यही जगह देश में। आप बताओ मुझे, तब लोगों आपको अधिकार क्यों मिलिए? 12 साल इन्हीं के राज में कितने अपमानित हुए, खून क्या हुए, और उनसे लड़ते हैं कि भाई जब आप देश की बात करें तो मेरे लोगों के बारे में सोचो। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन सबके होते हमें कुछ नहीं मिला। आज हमें समझने लगे, जानने लगे, पढ़ लिखे हो गए, तो ये हमें रास्ता बता देंगे। उन्हें रोक दो, हम इनको रोकने का अपने एनर्जी लगाए या खुद को आगे बढ़ाने का अपने एनर्जी लगाए? आप बताओ। एक आदमी का दरवाजा गेट पर कर खड़ा रहेगा, किसी को अंदर नहीं जाने देना, किसी को बाहर नहीं जाने देना, वो मजबूत होगा या रात को अपनी मंजिल का सफर दे देगा? वो मजबूत होगा, आप बताओ। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। ये जो बच्चे यहाँ दीवारों बैठे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो, और ये भी पूछो खुद से कि जो अधिकार हमें मिले हैं, अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों में बचा के नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सवाल करेंगी या नहीं करेंगी, और हमारा स्वागत कैसे करेंगे? अगर कोई पिता अपनी संपत्ति को बेच में लुटा दे तो उसकी संतानें चीज से नहीं करती है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानियों के अधिकार हमें दिए थे, और आज हम लोग उनके दिए गए अधिकारों को नहीं बचा पाए।
रोटी कपड़ा मकान आपको मिल जाएगा, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो उसके लिए कुर्बानी लेनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस कौम में, जिस समाज में कुर्बानी देने का, कीमत चुकाने का जज्बा नहीं होता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ जाएगा, स्वाभिमान सम्मान प्राप्त करता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज अपराध होने को न्याय नहीं मिलता, जबकि न्याय जन का अधिकार है। आज कोई बोलता है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है। सीबीआई, इनकम टैक्स, केंद्रीय सरकार अप्रूव करती है, एनआईए झूठे मुकदमे जेल, और जब मेरे जैसे लोग इनसे नहीं करते तो फिर ये गोली चलाते हैं। मेरा समय अच्छा है क्योंकि मेरे कंधों की जिम्मेदारी, मेरी जान तो बच गई। जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली उस दिन मैंने तय कर लिया कि जीवन मुझे मिला है मेरे संतों को, महापुरुषों के आशीर्वाद से, मेरी मां बहनों के आशीर्वाद से। मैं एक एक मिनट समाज के बिगाड़े में लगाऊंगा, जब तक समाज अपने कार्य में खड़ा होगा मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए जैसे मेरा जन्म धरा, मैंने अपने साथी में जाने की तैयारी कर ली। ये लोकतांत्रिक देश हम किसी के पुस्तक में बड़े किसी के हाथ में फैलाएंगे। आज हालात ये है, अगर बच्चों की शादी करानी हो तो उधार पैसे लेने पड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाना हो तो उधार पैसे लेने पड़ेंगे, इलाज कराना हो तो सरकार में उधार पैसे लेने पड़ेंगे। देश को आजादी में 70 साल से जाने का हमारे हिस्से में क्या आया? कितने लोगों को जमीन मिली, कितने लोगों को रोजगार मिले, कितने लोगों को दो बेटों में हिस्सेदारी मिली। और ये सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो आपके सबके मकान जैसे पक्के बना दे भैया, सरकार चाहे तो सबके लिए, गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दे, अच्छे इलाज की व्यवस्था कर दे। कल मैं कोटा में था, कोटा शिक्षा के नदी, लेकिन मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, फीस है 2-2 लाख रुपए। आप बताओ आपके कितने बच्चे वहां चले जाएंगे पढ़ने के लिए? और अगर आप, ये मेरा गरीब समाज कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता तो वो कोचिंग सेंटर हमारे लिए तो नहीं है ना, तो हमारे बच्चे शिक्षित लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? आज सरकारी स्कूल खत्म किए जाए, बाबा साहब ने कहा शिक्षा सेवी का वेतन में तो पिएगा बढ़ेगा, शिक्षा हम पे हथियार थी, लेकिन आज शिक्षा खत्म किया जा रहा। जैसा मैंने कहा लिफाफे में अपनी समस्या बना दो और मुझे 6 महीने का समय दे दिया, 6 महीने में अगर आपकी समस्या हल न की तो आप मुझे कहना कि चलते जाओ, आज कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सब के साथ कि आपको मुझे वो ताकत भी देनी पड़ेगी कि मैं इनके हलक में हाथ देकर आपसे अधिकार ले भुगतान करूँ, वहां इनके चमड़े में हाथ दे सकूं। अगर आप ये कहो कि बिना राजनीतिक शक्ति के संभव है तो ऐसा नहीं है। हम 5 लाख लोग भी जयपुर में 5 दिन बैठे रहेंगे, कोई भी सुनेगा हमें, लेकिन अगर हमारे 5 एमएलए भी होंगे तो पूरी सरकार को हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी ताकत बनाओ और लोकतंत्र की हत्या मत करो। आपकी वोट से अगर ऐसे लोग ताकतवर होंगे तो फिर वो आपको बना नहीं करेंगे। इसलिए आपकी शिकायत बैठ रही है कि विधायक जी ने ये नहीं किया, विधायक जी ने वो नहीं किया। मैं कह रहा हूं नीचे से ऊपर तक संगठित होकर अपना बनाओ और विधायक जी को भी बताओ कि जो हमसे छल करेगा हम उसको विधायक थोड़े चेयरमैन भी बनने लायक नहीं छोड़ेंगे, पास में बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराओगे तो आपको गुलाम समझ के गुजरते रहेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, आज हमारे कंधों में जिम्मेदारी है अपने समाज को कंधे बिठा के आगे बढ़ाने की। नौजवान सिर्फ गांव तक सीमित ना रहे, नौजवान जिम्मेदारी उठाए, जैसे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, समाज की जिम्मेदारी उठाए, अपने प्रदेश और देश की जिम्मेदारी उठाए और जिम्मेदारी उठाए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रस्मों की उसको लागू कराने की।
क्योंकि जिस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उस दिन भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उस दिन भारत सरकार के सपनों का भारत बनेगा, उस दिन अम्बेडकर राज का राज आएगा। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई, आपने ध्यान दिया, उसके आंकड़े जारी हुए और आंकड़े कहते हैं कि 90% आबादी बिहार में बहुजन समाज की है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन से कोई पारसी ईसाई, और आप राजस्थान में बना लो, अगर 90% नहीं निकली तो मुझे जाना, लेकिन ये 90% लोग अगर उनका राज नहीं आ रहा तो उनका मनोबल नहीं आ रहा, इनको लगता है ये नहीं कर सकते। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज स्थिति करोड़ मनो की है, आगे बढ़ो, ताकत बनाओ, संगठित हो, लोगों को जागरूक करने का काम करो और अपने अधिकार छीन के ले, कोई आपको मामले में कुछ नहीं देगा। और अगर आपने कर लिया तो आपकी तरक्की को राजस्थान में कोई रोक नहीं सकता है। और जो सामंतवाद का राजस्थान बना हुआ है, इस सामंतवाद की जड़ें फैल जाएगी 2023 में, अगर आपने अपनी ताकत बना ली, क्योंकि हमारी वोट में ताकत में आके और हमारे लोग का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा भाई अनिल जी का, जो हमारे नेता है और बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, जो उन्हें गली गली जाकर लोगों दबाने पहुंचे, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अपना कैरियर छोड़ के अपनी नौकरी छोड़ के नौकरी करते थे, तो उन्होंने वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने, क्योंकि उनके मन में समाज के दर्द है। और मैं मानता हूं अगर आपने ऐसे नौजवान को मौका दिया तो मैं लिख के देता हूं कि आपका हाथ नहीं खेलेगा। और आप ये जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारे बाएं हाथ का खेल, हमारे मुंह का खेल है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपनी जगह पर खड़े होकर मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहराएं और भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प में आप यहाँ के लोग मत खड़े होना। आपने पहले खड़े थे, तुम नहीं लगे, तुम लोग मत करोगे बेटा। तुम में से अगर किसी को चोट लगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुमत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और भाषा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को हकीकत, अधिनियमित और आत्मस्थित करते हैं। चलो संकल्प करें हाथ करके। हम ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करें। हम जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा करते हैं,
अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, अपने समाज का ख्याल रखेंगे, अपने प्रदेश का ख्याल रखेंगे, अपने देश का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंदिर, जय जवान, जय श्रीराम। सभी के लिए मंगलकामना। प्रदेश सचिव भाई देवेंद्र गोयल जी को, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी रोहित जी को, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र जी को, नवलगढ़ के जो है जिला उपाध्यक्ष दिनेश जी को, जिला उपाध्यक्ष दिनेश जी, संभाग प्रभारी प्रदीप जी को, नगर अध्यक्ष मंडल नवलगढ़ अनिल जी को, गजानंद खेरवाल जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ उपस्थित सभी समाज के समाज लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में आपके लिए लाए थे लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए स्टेज पे, तो आज यहाँ पे रहे आप। अनिल जी वैसा कराइए, आप आ जाओ जिंदाबाद, अनिल जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुमने अपनी जिम्मेदारी अलग कर दी। ये पगड़ी तो राजस्थान का प्यार है। नगर मंडल अध्यक्ष अनिल जी ने जो मुझे पहनाए हैं वाल्मीकि जी ने, ये तो आपका प्यार असली पगड़ी वो होगी जो हम सब लोगों के संघर्ष से आपके नाते सजेगी। ये जो राजस्थान में आप ताकतवर होंगे, आपकी राजनीति में दम होगा और आपके हिसाब से राजस्थान चलेगा। हर कमजोर किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन सिख वोट के साथ अगर अन्याय होगा तो न्याय मिलेगा और उनको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, तब असली पगड़ी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।